यस स्टूडेंट्स, आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं क्लास 8 फिजिक्स। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हम फोर्स एंड प्रेशर के बारे में पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है, ठीक है, और किस प्रकार से प्रेशर है वो फोर्स के साथ वर्क करता है। हम लोग प्रेशर, फोर्स और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तीनों फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन बता रहे थे और हमने देखा कि किस प्रकार से हम एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है, एरिया ऑफ कांटेक्ट घटाते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है। तो कुछ एक एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जहाँ पर हमें प्रेशर को बढ़ाना होता है और कुछ एक ऐसी होती हैं जहाँ पे प्रेशर को घटाना होता है। तो उसके हमने एग्जाम्पल लिए। उसके बाद हम लोग उस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से जो लिक्विड है वो भी प्रेशर एक्सर्टेड करता है, ठीक है, और कुछ हम एप्लीकेशन भी डिस्कस कर रहे थे जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड कर रही थी। तो स्टूडेंट, आज हम अपनी नई वीडियो लेके आए हैं। इसके अंदर हम आपको एक अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है मीन्स फ्रेश चैप्टर लेके आए हैं हम इस वीडियो में। फोर्स एंड प्रेशर के बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। वो क्या होता है, कैसे अराइज होता है, कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम फ्रिक्शन को जानने के लिए हम कुछ जर्नल बातें पढ़ते हैं, उससे आपको कुछ आइडिया आएगा। You have learned about the force of friction in the previous chapter। आप लोगों ने जो हमारा पिछला चैप्टर था उसके अंदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्टडी किया, ठीक है, कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। ए बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट। एक बॉल है वो ग्राउंड में धीरे धीरे लुढ़कती हुई जा रही है, ठीक है, और फिर क्या होगा, फाइनली वो रेस्ट में आ जाएगी, ठीक है। मान लीजिए आप किसी फुटबॉल है या बॉल है उस वो देख रहे हो कि ग्राउंड में जा रही है लुढ़कती हुई, कुछ दूर तक जाएगी और फिर वो स्टॉप हो जाएगी। तो वी नो दैट इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉल एंड द सरफेस ऑफ ग्राउंड दैट अपोजिज द मोशन ऑफ द बॉल विच ब्रिंग्स टू मूव बॉल टू रेस्ट। तो स्टूडेंट, ये हम जानते हैं ये क्यों हुआ है। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से हुआ है। जो बॉल है और ये आप कह सकते हैं जो बॉल का सरफेस है और जो हमारा ग्राउंड का सरफेस है, ठीक है, दोनों के बीच में एक फोर्स अराइज होता है जो बॉल के मोशन का अपोज करता है, ठीक है। तो वो फोर्स हमारा क्या कहलाता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। कैसे, देखिए मान लीजिए ये ग्राउंड है आपका, यहाँ पे ये बॉल है, ये जैसे लुढ़कती हुई जाएगी तो जो बॉल ये है तो बॉल का ये वाला सरफेस, नीचे वाला जो हमारे ग्राउंड से टच है, और ग्राउंड का ये, ठीक है, जब ये दोनों सरफेस आपस के में कांटेक्ट में आते हैं तो इनके बीच में एक फोर्स अराइज होता है जिसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं या जनरली फ्रिक्शन बोलते हैं। तो सिमिलरली व्हेन यू स्टॉप पेडलिंग ए बाइसिकल, बिल्कुल ऐसे हम एक और उदाहरण की बात करें कि आपके पास एक साइकिल है, आप उसकी पैडलिंग बंद कर दो, पैडल लगाना बंद कर दो। इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट। वो भी धीरे धीरे रेस्ट की ओर बढ़ेगी और फाइनली रेस्ट में आ जाएगी। इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द व्हील्स ऑफ द बाइसिकल एंड द सरफेस ऑफ द ग्राउंड दैट अपोजिज द मोशन ऑफ द बाइसिकल एंड ब्रिंग्स द बाइसिकल टू रेस्ट। तो ये भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। जो बाइसिकल के जो टायर्स हैं, ठीक है, उनका और ग्राउंड का जो सरफेस है उनके बीच में एक फोर्स अराइज होगा और ये फोर्स हमेशा ही जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उससे अपोजिट होता है। मतलब जिस डायरेक्शन में मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट का तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपकी आपकी जो साइकिल है वो ऐसे चली जा रही है, ठीक है, आपकी साइकिल चली जा रही है, साइकिल की डायरेक्शन ये है,
तो ये मोशन की डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में राइज होगा। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स या आप कहेंगे डायरेक्शन ऑफ मोशन से अपोजिट होती है। ठीक है, तो द फोर्स एक्टिंग अलोंग द टू सरफेसेज इन कॉन्टैक्ट विच अपोजिट द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर द अदर इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो वो फोर्स दो सरफेस आपस में टच करते हैं, उनके बीच में अराइज होता है, जो कि एक बॉडी का दूसरी बॉडी के ऊपर जब मूव कर रही है तो मोशन का अपोज करता है, उसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे हमारा एक एग्जांपल था, ए बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड कम्स टू रेस्ट। ये देखिए बॉल रेस्ट में आ गई। बिल्कुल ऐसे ही ए बाइसिकल कम्स टू रेस्ट व्हेन वी स्टॉप पेडलिंग। ठीक है, हम अगर पैडल लगाना बंद कर देते हैं तो बाइसिकल है कुछ दूरी पे चल के रेस्ट में आ जाती है। तो दोनों ही एग्जांपल में हमारा एक अपोजिंग फोर्स होता है। ठीक है, जिसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है। ठीक है, जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर मूव करता है तो उनके बीच में एक अपोजिंग फोर्स पैदा हो जाता है जो कि मोशन का अपोज करता है। ठीक है, उस अपोजिंग फोर्स को हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या जनरली फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है फ्रिक्शन अपोजेज मोशन। फ्रिक्शन वो हमेशा मोशन का अपोज करता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं काजेज ऑफ फ्रिक्शन कि फ्रिक्शन का कारण क्या है। व्हेन यू ट्राई टू मूव वन सैंड पेपर ओवर द अदर। ठीक है, सैंड पेपर होता है स्टूडेंट, उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा, मतलब खुरदरा, आप कह सकते हैं खुरदरा पेपर, जिसके अंदर खुरदरापन, जब आप उसके ऊपर से हाथ फेरेंगे तो आपको थोड़ा सा खुरदरापन नज़र आएगा। ठीक है, तो एक सैंड पेपर पर दूसरे सैंड पेपर को मूव कराओ। द मोमेंट इज़ नॉट स्मूथ। आपको पता है मोमेंट है वो स्मूथ नहीं होगा। देर इज़ फ्रिक्शन ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ द रफ सरफेसेज। ठीक है, उनके बीच में फ्रिक्शन पैदा हो जाता है क्योंकि दोनों सरफेसेज हैं, रफनेस की वजह से जो उनके अंदर उभार और या आप कह सकते हैं हिल और जो वैलीज होती हैं, गड्ढे और खाई, ठीक है, वो आपस में अटैच होके और उनकी इंटरलॉकिंग हो जाती है। इनफैक्ट एवरी सॉलिड ऑब्जेक्ट हैज़ ए रफ सरफेस। वास्तव में क्या होता है कि जितने भी सॉलिड सरफेस हैं उनका अगर हम बारीकी से देखें, माइक्रोस्कोप की सहायता से देखें, तो वो परफेक्टली स्मूथ नहीं होते हैं। द डिग्री ऑफ रफनेस वेरीज फ्रॉम सरफेस टू सरफेस। ठीक है भाई, एक सरफेस है वो कितना स्मूथ है, ये सरफेस टू सरफेस वेरी करता है। ठीक है भाई, कोई आप कह सकते हैं कोई ऐसा सरफेस है जो कम खुरदरा है, ठीक है, कोई ऐसा है जो ज़्यादा खुरदरा है, लेकिन ऐसा कोई सरफेस नहीं होता जो परफेक्टली स्मूथ हो। ठीक है, देर इज़ नो एनी टाइप्स ऑफ रफनेस। हम रफनेस को कम कर सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो सम सरफेसेज आर मोर रफ कैन बी सीन और फेल्ट इजीली लाइक ए सैंड पेपर। कुछ एक सरफेसेज काफ़ी रफ होते हैं, आप उसको ईजिली महसूस कर सकते हैं। जैसे जो सैंड पेपर होता है उसके ऊपर आप हाथ फेरोगे तो आपको ऑटोमेटिकली रफनेस समझ में आएगी। वाइल सम आर स्मूथ, लेकिन कुछ एक स्मूथ भी होते हैं, कैन नॉट बी सीन और फेल्ट इजीली, जो कि आप आसानी से नहीं देख सकते या महसूस नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आपके घर में टेबल है, टेबल के ऊपर प्लाई है, उस पर आप हाथ फेरोगे तो आपको बिल्कुल स्मूथ लगेगा, लेकिन एक्चुअल में वो स्मूथ होने के बावजूद भी उसमें अंदर कुछ ना कुछ रफनेस है। इन द काज ऑफ सरफेसेज विच अपीयर टू बी स्मूथ टू द नेक्ड आई। ठीक है, अगर हम बात करें कि इन द केस ऑफ सरफेसेज विच अपीयर टू बी स्मूथ टू नेक्ड आई, ठीक है, कि हम अपनी आँखों से किसी सरफेस को देखें कि वो हमें स्मूथ नज़र आ रहा है, तो द रफनेस ऑफ द सरफेस कैन बी सीन ओनली व्हेन द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, मतलब आपको कोई सरफेस स्मूथ नज़र आ रहा है, जब आप उसके ऊपर हाथ फेरते हो तो उसकी रफनेस आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप की सहायता से अगर देखोगे तो आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ रफनेस है वो दिखाई देगी। द रफनेस ऑफ द सरफेस कैन बी सीन थ्रू ए माइक्रोस्कोप इन द फॉर्म ऑफ टीनी हिल्स एंड वैलीज। जो रफनेस है सरफेस की उसको आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। वो आपको किस फॉर्म में मिलेगी, टीनी हिल्स एंड वैलीज, छोटी हिल्स
मतलब पहाड़ी, वैलीज मतलब घाटी, मतलब थोड़ा सा उभार मिलेगा, कहीं पे आपको गड्ढे टाइप की संरचना मिलेगी। ठीक है, तो देखिए मैं आपको थोड़ा यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर आप माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं तो जो आपको सरफेस है कुछ इस तरह दिखाई देगा। ठीक है, और जब दूसरा सरफेस है वो भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। ठीक है, तो वो आपको इस तरह से दिखाई देगा। अब क्या होता है कि जो हम फर्स्ट सरफेस की बात करें तो फर्स्ट सरफेस में ये तो आपकी हो गई हिल, ये तो हिल हो गई, और ये वाला हिस्सा हो गया आपका वैली। तो आप साफ दिखाई दे रहे हैं जैसे ये इस तरह की संरचना है। ठीक है, तो संरचना इस तरह की है, चाहे आप इसको ऐसे कर लीजिए, आप ऐसे ले लीजिए कि आपके सरफेस ऐसे होता है। ठीक है, मैं थोड़ा इसको मैग्नीफाई कर रहा हूँ। तो ये तो आपकी हो गई हिल्स। ठीक है, ये वाली, और ये जो आपकी हैं ये होगी वैलीज। ठीक, तो हर सरफेस में ऐसा ही होता है। अगर कोई ज़्यादा स्मूथ है तो उसमें साइज़ थोड़ी कम हो जाती है, अगर अगर रफनेस है तो उसकी साइज़ थोड़ी बड़ी हो जाती है। लेकिन आप देख पा रहे हैं, अब जब एक सरफेस की हिल और वैलीज होंगी तो आपको अंदाज़ा हो गया लाइक दिस। तो दूसरा सरफेस होगा उसकी भी ऐसे हिल एंड वैलीज होंगे। तो जब इसको दूसरे के टच में आते हैं तो फर्स्ट वाले की जो हिल है वो सेकंड वाले के वैली में। ठीक है, और ये इस तरह से ये एक दूसरे में धंस जाती हैं। ठीक है, हिल है वो वैली में, वैली है उसमें हिल। ठीक है, और उनके अंदर इंटरलॉकिंग हो जाती है। ठीक है, इंटरलॉकिंग कैसे, लाइक दिस, आपको ऐसे दिखाई देगा फिर। ठीक है, ये इसके अंदर इंटरलॉकिंग होगी। ठीक है, अब आप एक सरफेस को दूसरे सरफेस पे मूव कराओगे तो ये जो इंटरलॉकिंग है टूटेगी। ठीक, और जो इंटरलॉकिंग का जो टूटना होता है उसी की वजह से हमारा फ्रिक्शन है वो अराइज होता है। तो देखिए आगे पढ़ते हैं। व्हेन ए बॉडी से ए वुडन ब्लॉक, मान लीजिए आपके पास कोई बॉडी है, लकड़ी का कोई टुकड़ा है, इज पुल्ड ओवर अनदर, उसको दूसरे के ऊपर पुल कराते हैं। दिस टीनी हिल एंड वैलीज प्रेजेंट ऑन बोथ द सरफेसेज इन कॉन्टैक्ट, जो हिल और वैलीज होती हैं वो दोनों सरफेसेज के बीच में होती हैं। ठीक है, गेट इंटेंगल्ड विद वन अनदर, वो एक दूसरे के अंदर धंस जाती हैं। द इंटरलॉकिंग ऑफ द टू सरफेसेज अपोजेज द मोशन ऑफ द वन बॉडी ओवर अनदर एंड गिव राइज टू फ्रिक्शनल फोर्स। तो जो इंटरलॉकिंग हो गई, ठीक है, वो इंटरलॉकिंग है वो मोशन का अपोज करेंगे जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे मूव करती है, और उसी की वजह से हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है वो अराइज होता है। ठीक है, shown in highly magnified diagram of surfaces of the wooden block and wooden table in contact with each other। ठीक है, अगर हम इसको हाईली मैग्नीफाई करें तो बिल्कुल आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये हमारी क्या है, हिल। ठीक है, और ये जो ये वाली हैं ये हमारी क्या है, वैलीज। ठीक है, और ये हमारा जैसे मान लीजिए वुडन सरफेस फर्स्ट है, ये सेकंड। जब आप इनको ऊपर ऐसे रखोगे तो ये एक दूसरे में धंस जाएंगी। ठीक है, और जब एक को दूसरे पे मूव कराओगे तो टूटेंगी, और उन टूटने की वजह से ही हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो अराइज होता है। तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ इस तरह से ही होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक्सपेंडेड व्यू ऑफ ए पार्ट ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जब दो सरफेसेज हैं ये यहाँ पे कांटेक्ट करेंगे तो उनके बीच का हमने व्यू दिखाया है इसको मैग्नीफाई करके कि कुछ इस तरह से होता है। और जब मान लीजिए आप एक सरफेस को दूसरे पे मूव करा रहे हो तो वो क्या होगा, हिल है वो वैली में से निकल के हिल पे जाएगी, फिर वैली में चली जाएगी। ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि सरफेस के अंदर जब आप मूव कराओगे तो हिल और वैलीज की वजह से अपोज होगा, आप कह सकते हैं कि अपोजिशन पैदा होगा। ठीक है, उसके मोशन का अपोज होगा। ठीक है, और उसी अपोजिंग फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या जनरली फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जैसे हमने यहाँ पे टेबल के ऊपर ब्लॉक रखा है तो ये जो हमने सर्कल किया है इस सर्कल को हमने वहाँ ऊपर मैग्नीफाई करके दिखाया है।
तो यहाँ पे आपका होगा कि फ्रिक्शन इज ड्यू टू रफनेस ऑफ द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। ठीक है स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे ये एक एक्टिविटी है मेजरिंग फ्रिक्शन स्प्रिंग बैलेंस। ये हमारी स्प्रिंग बैलेंस होती है, स्प्रिंग जिसको आप सामान्यतः आप देख पा रहे हैं स्प्रिंग बैलेंस को, जिसमें हम वेट मेजर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऊपर होता है, यहाँ पे स्प्रिंग वर्क करती है। तो स्प्रिंग बैलेंस इज ए डिवाइस यूज टू मेजर द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। भाई कोई भी ऑब्जेक्ट हमने उसके ऊपर हैंगिंग कर दिया, लटका दिया, हैंग कर दिया, तो क्या होगा, जो उसका वेट है ना, उसका वेट वो नीचे एक्ट करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, स्प्रिंग के अंदर स्ट्रेच आएगी। जितना ज़्यादा वेट होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रेच आएगी। ठीक है, उतनी स्प्रिंग हमारी स्ट्रेच्ड होगी। ठीक है, तो उस आधार पे हम उसका वेट मेजर करते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ ए स्प्रिंग इनक्लोज इन ए मेटल केज। ये एक स्प्रिंग से बनता है जो कि एक मेटल केज के अंदर होती है, जो आपको दिख रहा है। द स्प्रिंग बैलेंस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग। जो स्प्रिंग बैलेंस है ये किस सिद्धांत पे काम करता है, स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। कि जब हम फोर्स लगाते हैं, जब किसी बॉडी का वेट एक्ट करता है तो स्प्रिंग के अंदर स्ट्रेच पैदा होती है। तो ये इसी पे वर्क करता है कि जितना ज़्यादा वेट रखोगे उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेच्ड होगी। ठीक है, तो उतनी ज़्यादा वो रीडिंग दिखाएगा। द एक्सटेंट बाय विच द स्प्रिंग गेट stretch in a measure of applied force. This stretching of spring is indicated by the pointer, and the reading corresponding to the pointer on the scale give the magnitude of force. ठीक है, यहाँ जो हमारी स्प्रिंग होती है उसके ऊपर एक पॉइंटर होता है। ठीक है, तो वो पॉइंटर है वो इंडिकेट करता है कि हमने कितना फोर्स लगाया, क्योंकि वेट आल्सो है फोर्स। जब कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे तो वो फोर्स एक्सर्टेड करेगी, और वो फोर्स है वो वेट भी होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतनी ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगी, तो उतनी ज़्यादा रीडिंग आपके पास आएगी। तो स्प्रिंग बैलेंस है ये स्ट्रेचिंग स्प्रिंग के सिद्धांत पे काम करती है। ठीक है, इससे हम बॉडी का वेट मेजर करते हैं। तो ये हमारा एक डिवाइस था जिससे हम वेट मेजर करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस बोला जाता है इसको। तो स्टूडेंट, आज के लिए फ्रिक्शन के अंदर हमारा इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन पार्ट था। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो आप लोग अपने इस नए चैप्टर को पढ़ें। सबसे पहले आप समझें कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, ये कैसे अराइज होता है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर मूव करती है तो क्या ऐसा होता है कि उसके मोशन का अपोज होता है। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर ये हमारी एक्टिविटी यहाँ पे आपको बताया गया है कि एक स्प्रिंग बैलेंस है वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर रहे थे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट जो हमारी यूनिट वीडियो है, उस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के, फ्रिक्शन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो आप लोग इनको अच्छे से करें। उसके बाद इसमें कुछ से हमने क्वेश्चन दिए हैं आपके फोर्स और प्रेशर जो आपका चैप्टर है उसमें से हैं क्वेश्चन। तो आप इनको स्टडी करें, इनको करने की कोशिश करें और अपनी नोटबुक में इनको नोट करें। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने प्रॉब्लम को लिख सकते हैं, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है, आप इनको पढ़ें, अपनी कॉपी में नोट करें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसके अंदर हम टाइप ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, जो आपका ये जो डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम में आप लोग देख पा रहे हैं कि जो हिल और वैलीज बनी, आप इस डायग्राम को बनाएं और बना के आप जब इसको ऑब्ज़र्व करोगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि वो क्या कारण है जिस वजह से हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइज होता है। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं इसका लाभ उठा सकें। आप लोग घर पे रह के ही अपनी पढ़ाई है वो अच्छे से सुचारू रूप से
कर सकें। तो घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।